हाय गाइस। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिजनेस लॉ को समझ ही नहीं पाते। समझ लिए तो याद नहीं रख पाते, और अगर याद रख लिए तो शायद एग्जाम हॉल में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज ऐसा एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया जाएगा जिससे मैं एक महीने में सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। तो जैसे हम सभी को पता है कि बिजनेस लॉ में काफी ज्यादा थ्योरी होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि लाइन टू लाइन सब कुछ याद रखना पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइन टू लाइन तो सिर्फ समझना होता है, एंड सिर्फ हेडिंग्स और उसके की पॉइंट्स को याद रख लो तो एग्जाम हॉल में तुम इजीली अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो अपने एक्सप्लेनेशंस के साथ। एंड चलो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो इजीली मैं समझा पाऊंगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक प्रोमिनेंट हेडिंग है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये फर्स्ट यूनिट में ही आ जाता है, इससे एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि सभी को समझ में आए। सो सेक्शन 10 के अनुसार एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 6 पॉइंट्स होते हैं। उसमें आता है अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लीगल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। सो ये 6 पॉइंट में ये 6 की टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, एंड इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो तुम खुद समझ लो एंड अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, बट ये की वर्ड्स को यूज करना मत भूलना। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखो, ये जो तुम एक बार समझ लिए, बस इसको और ज्यादा रिवाइज नहीं करना है। इसका सिर्फ कीवर्ड्स को बार बार वर्बली रिकॉल करते जाना है। एग्जाम के पहले जो एक दिन का टाइम मिलता है उसमें अगर तुम हर एक वर्ड पढ़ोगे तो उतना टाइम बचेगा ही नहीं यार। ये जो मैंने बताया अभी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के अनुसार जो 6 पॉइंट है, एंड इसके बाहर भी जो पॉइंट्स है, अराउंड 3 to 4 पेजेस इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो 3 to 4 पेजेस अगर तुम लाइन बाय लाइन सब पढ़ने लग गए ना, सब समझने लग गए एग्जाम के पहले वाला दिन, तो वो तुम्हारा अकेला 1 घंटा ले जाएगा। तो इतना फीजिबल ही नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ की टर्म्स को याद रखो, एक्सप्लेनेशंस समझ लो। तो यही की टर्म्स को रिवाइज करना है एग्जाम के पहले। मेक श्योर कि एक चैप्टर जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारे यूनिट्स के साथ सब कुछ रिवाइज हो जाना चाहिए 2 से 2.5 घंटे में बिफोर योर एग्जाम, मतलब एक दिन जो टाइम बचता है। तो ये फीजिबल कब होगा? ये फीजिबल तभी होगा जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ की टर्म्स याद रखने पड़े एंड इसके एक्सप्लेनेशंस को तुम खुद समझ लियो। बिना समझे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, समझना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। एंड उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अटैच करके रखे हैं जहां पे तुम फ्री में यूट्यूब वीडियो से सारे कंसेप्ट समझ सकते हो। एंड रहे बात सेक्शन नंबर्स की, तो सीए फाउंडेशन में मैं यही सजेस्ट करूंगा, सेक्शन नंबर याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। इससे कुछ स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलता है, बट अगर तुम्हें सेक्शन नंबर्स 100% गारंटी के साथ याद है तभी मेंशन करो। अगर गलती हो जाए तो वो आंसर को नल एंड वॉइड मार्क किया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इट्स बेटर कि तुम सेक्शन नंबर्स ना ही याद रखो, इसके अनुसार मत ही जाना। ओके, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और एक एग्जांपल दे देते हैं, वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये टॉपिक यूनिट 2 कंसिडरेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लास्ट पेज में है। तो ये टॉपिक में ना 7 पॉइंट्स होते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है ये 7 पॉइंट्स मुझे याद रखने में बहुत दिक्कत होता था, तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बना लिया था विच स्टैंड्स फॉर ABCCD। A स्टैंड्स फॉर एजेंसी, B फॉर बेलमेंट, C से मतलब 3 to C है, उसमें से एक कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया, चैरिटी हो गया, फिर एक हो गया कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, एंड D से था डेट, प्रॉमिस टू पे, टाइम बार्ड डेट। एंड और एक पॉइंट है, ये तो सिर्फ 6 पॉइंट हुए, और एक पॉइंट था नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो जो चीज लाइफ में है नहीं तो वो इजीली याद आ ही जाता है। सो ये हो गई 7 पॉइंट्स, एंड ये 7 पॉइंट्स में निमोनिक के थ्रू याद रखता था। तुम भी ऐसे कोई निमोनिक बना सकते हो कुछ भी रिलेटेड जो तुम्हें याद नहीं आते हो। एंड ये जो की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट जैसे ही तुम याद करते हो ना, एक्सप्लेनेशंस अपने आप एग्जाम हॉल में तुम्हें याद आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें बस एक बार समझना होता है इसका एक्सप्लेनेशन। एक बार लाइन टू लाइन तुम पढ़ लो, बाकी हर बार तुम की पॉइंट पढ़ोगे ना तो एक्सप्लेनेशन अपने आप दिमाग में आ जाएगा, एंड एग्जाम हॉल में भी तुम इजीली प्रेजेंट कर पाओगे अगर तुम्हें की पॉइंट याद आ जाए। इसी तरह मैं अपना याद रखता था। एंड ये जो टॉपिक है आईसीआई के मॉड्यूल में, ये 1.5 पेज का टॉपिक है। एग्जाम के पहले वाले दिन अगर तुम ये 1.5 पेज पढ़ने बैठो तो तुम्हारे 15-20 मिनट निकल जाएंगे। तो अगर तुम सिर्फ की पॉइंट्स याद कर लो तो 10-15 सेकंड में याद हो जाएंगे यार। तो ये पूरा जो 6 चैप्टर्स है बिजनेस लॉ में, ये सब कुछ तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा विद इन 6 to 7 आवर्स।
क्योंकि इसके बाद भी तुम्हें आरटीपीज रिवाइज करना पड़ेगा, एमटीपीज रिवाइज करना पड़ेगा, आईसीआई के बैक क्वेश्चंस रिवाइज करने पड़ेंगे। एंड जब भी क्वेश्चंस को रिवाइज करो तो हमेशा रिकैपिचुलेट करो सिर्फ की पॉइंट्स, क्योंकि अगर तुम अपने से ऑनेस्ट रह के एक बार भी समझ चुके हो टॉपिक को तो एक्सप्लेनेशन तो तुम लिख दोगे, सिर्फ की पॉइंट्स में दिक्कत हो सकता है। की पॉइंट्स याद आ गया एग्जाम हॉल में तो भाई तुम पूरा आंसर एस कर दोगे। एंड मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि 6 घंटे में अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली आरटीपी, एमटीपीज एंड बैक क्वेश्चंस तो है ही है, इसके साथ साथ तुम्हें बीसीआर भी करना पड़ेगा। तो टाइम कंस्ट्रेंट काफी ज्यादा रहेगा एग्जाम के पहले वाले दिन, तो फोकस करना सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पे, की पॉइंट्स पे। तो चलो अब बात करते हैं कि आंसर्स को किस तरह प्रेजेंट किया जाए एग्जाम शीट में। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नहीं लेंगे, इस बार लेंगे कंपनीज एक्ट 2013 से। जैसे हम सभी को पता है कि इंडियन सिटीजंस हैव टू लिव इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरह कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो एमओए होता है दैट इज इट्स चार्टर, कंपनी का चार्टर होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, एंड इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ होता है। तो इसका काम बस इतना सा ही, हाँ इतना सा ही, बट इसका एमओए का जो पर्पस है वो बोल्ड में 3 पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, एक बोल्ड हेडिंग के साथ 3 पॉइंट्स दिए हुए आईसीए के मॉड्यूल में। एंड इसी तरह ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव को 3 पॉइंट्स में बांट के लिखना होता है एग्जाम हॉल में। तो शॉर्ट में कभी आंसर्स को मत लिख के आना, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, ऑब्वियसली टाइम को ध्यान रखते ही। तो अभी ये जो पॉइंट्स है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा सिंपल भाषा में, फिर टेक्निकल भाषा में जाऊंगा। सिंपल भाषा में बताया जाए तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा हुआ है एमओए में, एंड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स नहीं है उसके बारे में लिखा हुआ है। यू विल बी लाइक भैया आप क्या बोल रहे हो। लाइक ऑब्वियसली अगर एक कंपनी बोले कि मैं सिर्फ जूट रोप्स बनाता हूं, तो ऑब्वियस सा बात है ना कि वो ऑयल रिफाइनरी नहीं करता है, वो सिर्फ जूट रोप्स बनाता है। तो ये अलग से मेंशन करने का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये मेंशन करने का मतलब होता है लॉ में इसी तरह प्रेजेंट करते हो, एक बार तुम पॉजिटिव वे में बता देते हो, दूसरी बार तुम नेगेटिव वे में बताते हो, एंड दिस इज वन कंप्लीट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में यह बताया गया है कि कंपनी के साथ जो भी स्टेक होल्डर्स डील करते हैं उनको पता होना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी क्या काम करती है। यू विल बी लाइक ऑब्वियस सा बात है ना यार, कंपनी सिर्फ और सिर्फ मतलब कंपनी से जिसको मतलब है उसी को पता होगा, उनके स्टेक होल्डर्स को ही पता होगा, बाकी थोड़ी पूरी दुनिया को पता होगा। बट हाँ, इसी तरह अपने पॉइंट्स को प्लेस करना है, यही होगा तुम्हारा सेकंड पॉइंट। एंड देन मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जो स्टेक होल्डर्स है उनमें जो शेयर होल्डर्स है उन्हें पता होना चाहिए कि वो अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, तो उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस कंपनी में जब पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क क्या क्या हो रहा है। तो इस पॉइंट का भी मतलब लगभग सेम ही हुआ कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट्स का मतलब सेम ही है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, बट प्रेजेंट अलग अलग वे में किया गया है। और इस पॉइंट में याद रखना कि कुछ वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव को बार बार यूज किया, ये तुम ऑब्जेक्टिव की जगह तुम पावर्स यूज कर सकते हो, एक्टिविटीज यूज कर सकते हो, ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। ये सारे टर्म्स सिनोनिम्स नहीं है रियल लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज में, बट इस आंसर के लिए तुम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो अब मैं इस आंसर को टेक्निकल भाषा में प्रेजेंट करूंगा, बोलूंगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट मीन्स द सेम थिंग। सो पहला पॉइंट ये है कि इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड विच इट्स एक्शंस कैन नॉट गो। सो इसका मतलब वही हुआ जैसे मैंने कहा कि उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चलता है एंड कौन से स्कोप ऑफ एक्टिविटीज के बाहर कंपनीज नहीं काम कर सकता है। फिर सेकंड टेक्निकल पॉइंट ये है कि इट enables the shareholders, creditors and all those who deal with the company to know about its powers and what activities it can engage in. Basically stakeholders को पता होना चाहिए कि कंपनी क्या क्या काम करती है, कौन से एक्टिविटीज में इंडल्ज करती है, उसका क्या क्या पावर्स है, मतलब मुद्दा सेम है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कि शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पसेस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क्स ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। सो वही सेम बात मैंने कहा। सो ये 3 पॉइंट मतलब सेम है, बट एक्सप्रेस तुम्हें इसी तरह करना है। ऐसा नहीं कि तीनों को मिला के एक ही पॉइंट बना देना, ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। आंसर्स को अच्छी तरीके से एलैबोरेट करके आना एंड हर समय एक पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस दोनों लिख के आना। मुझे पता है मतलब एक ही बनता है, बट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, एलैबोरेट करके लिखना, बट टाइम का ध्यान रखना यार। ऐसा ना हो कि एक ही आंसर में तुम 10-15 मिनट निकाल दो, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड इसके अलावा मैंने कहा कि 6 से 7 घंटे में सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, तो मैंने केस स्टडी का टाइम अलग से मैं बोलता हूँ हमेशा। तो केस स्टडीज के लिए हमेशा 1-2 घंटा सेपरेटली निकालना एंड सारे केस स्टडीज को एक साथ पढ़ाई करने का कोशिश करना, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे हो।
हर बार ऐसा होता है ना कि जो केस स्टडी तुम तब पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें उस इंस्टेंट के लिए पता होता है, बट जब तुम एक साथ सब कुछ पढ़ते हो तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो जब तुम सारे केस स्टडीज को एक साथ पढ़ो एग्जाम के पहले। एंड केस स्टडीज के लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ये प्लेलिस्ट के बाहर कोई भी केस स्टडीज ये फाउंडेशन के लिए नहीं आएगा। तो यही केस स्टडीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो एंड ये वीडियोस में सब कुछ दिख जाएगा। लाइक केस स्टडीज को कैसे प्रेजेंट करना है, याद रखना है, सब कुछ निमोनिक्स के साथ, चार्ट्स के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। सो गो एंड हैव अ लुक एट दिस प्लेलिस्ट। सो बस इतना सही एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। होप यू लाइक द वीडियो एंड यार कमेंट्स करो यार, लाइक एक कमेंट करने कौन बोला है, 5-6 कमेंट्स करो, वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ाओ, क्योंकि लाइक वीडियो प्रमोट होता है ना, वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आता है ना, तो मुझे भी लिटरली लाइक बूस्ट मिलता है कि मैं भी यूट्यूब पे जाऊँ, कंटेंट क्रिएट करूँ। तो ताकि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिले, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, क्योंकि लाइक तो सिर्फ एक ही कर सकते हो। फ्रेंड्स में शेयर करो एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।